compare the representations of Chui girls of Urdu films with those of Jatti films in Punjabi films, with those of Jattis in Punjabi films. पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर जो फीमेल का करेक्टर है वो तमाम एज ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। उन्हें कहीं पे माँ का करेक्टर तो कहीं पे बहन का करेक्टर और कहीं पे ट्रेजेडी क्वीन का करेक्टर दिया गया है, और मतलब हर फिल्म का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट उनका है। जहाँ तक बात की जाए चुमी गर्ल्स के बारे में, तो चुमी गर्ल वो लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा शाय दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई जाती है, लेकिन वो चाहती है कि हर वक्त उसके इर्द गिर्द लोग रहें, हर वक्त उसके इर्द गिर्द मर्द रहें। और वो ये भी नहीं चाहती कि वो किसी अफेयर में पड़े, और अगर कोई बहुत ज़्यादा उसके करीब आना चाहे या उसे टच करने की कोशिश करे, तो वो इस तरीके से अपने आप को दिखाती है कि मतलब वो परेशान हो रही है, वो उससे तंग हो रही है। वो लड़की होती है जो हर मर्द को चाहिए होती है, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिल पाती। इसी तरीके से एक सॉन्ग जो है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, इसके अंदर जो शमीम आरा हैं उन्होंने अपनी आंखें नीचे की हुई हैं और सादा लिबास पहना हुआ है। इस तरीके से करके वो किसी भी नामहरम से आंखें तो नहीं मिलाना चाह रही, लेकिन वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने गेस्चर्स के साथ अ, अपनी बात को लोगों तक कन्वे ज़रूर कर रही हैं। ठीक है। और इस तरीके से करके वो अपने कैरेक्टर की प्योरिटी और अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर रही है अपने जो व्यूअर्स हैं उनको। और इस तरीके से फ़िल्मों के अंदर जब किया जाने लगा कि मतलब एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि लोग क्यूरियस होने लग गए, मतलब देखने को मजबूर हो गए वो लोग कि अ, इस तरीके से हमें कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। उन्होंने इन एक्ट्रेसेस के बारे में जानने की कोशिश की लोगों ने, फिर इनकी जो भी फ़िल्में आया करती थी, वो शौक से देखा करते थे कि हमने इनके बारे में कुछ जानना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ प्रोमिनेंट थी इन फ़िल्म्स के अंदर। फिर उसके बाद एक मूवी है दुपट्टा। अब इसके अंदर जो हमारी एक्ट्रेस है वो डांस करके मेल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें शो कर रहा है। लेकिन जब वो सॉन्ग एंड होने लगता है तो जो मेल होता है वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। जिसके बाद जो होती है, जो लड़की होती है वो एक रेजिस्टेंस शो करती है, वो उससे बचने की कोशिश करती है। लेकिन सॉन्ग के शुरू के अंदर यही दिखाया जाता होता है कि पहले वो ही उसको सेड्यूस कर रही थी। पंजाबी फ़िल्म्स के अंदर जो फीमेल का कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग भी दिखाया जाता है, वो वीक भी दिखाया जाता है। कई कबार स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी दिखाया जाता है फीमेल कैरेक्टर्स को, और कभी कभार बहुत ज़्यादा छोटा सा रोल होता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। जो माँ, बहन, बेटी, बीवी के कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर दिखाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे उन्हें बुरा दिखाना होता है या फिर उनका कोई मतलब अच्छा रोल नहीं होता या विलन का रोल होता है, वहाँ पे उन्हें कहीं पे ड्रिंकर दिखा देते हैं, कहीं पे स्मोकर दिखा देते हैं, कहीं पे प्रोस्टिट्यूट दिखा देते हैं, तो कहीं पे कोई गैंग लीडर दिखा देते हैं। जो पंजाबी फिल्म्स के अंदर वुमेन होती है वो आदमियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग दिखाई जाती है, और जहाँ पे उसे बुरा दिखाया जाता है उसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्लेवर दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वो कत्लो, मतलब जो इनका बुरा कैरेक्टर दिखाया जाता है उनमें बहुत ही ज़्यादा फीमेल्स को गन्स वगैरह के साथ दिखा दिया जाता है, छुरी चाकू के साथ दिखा दिया जाता है, और दिखाया जाता है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का कत्ल करने में या कुछ भी। हाँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। अच्छा, पंजाबी फिल्म्स के अंदर जो वुमेन का कैरेक्टर है सेक्स थर्स्टी भी दिखाया जाता है, काफ़ी वॉयलेंट भी दिखाया जाता है। इसी तरीके से एक पंजाबी मूवी है वहशी औरत, 1995 में मेरे ख्याल से ये आई थी। इसके अंदर एक वो गाना है, अब वो गाने के अल्फाज में है एक्सप्लेन करने में या बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, खैर अगर कोई रीड कर सकता है तो कर ले। अच्छा, तो मैम काफ़ी ज़्यादा वल्गर सा इसकी वर्डिंग्स थी, ठीक है। और जिसके एंड के सीन के ऊपर जो है दिखाया जा रहा है कि उस लड़की की जो फ्रेंड्स हैं
उसके जिस्म के साथ बहुत ज़्यादा चिपक से जाते हैं और उसका फिगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और इस तरीके से जो फिल्म्स थी, कहाँ वो मतलब शराफत के साथ शुरू हुई और आहिस्ता 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 वो इस तरफ आ गई कि सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, मेल ऑडियंस को, वो फीमेल फिगर जो है उसे प्रोमिनेंट करने लग गए। इसी तरीके से 1970 की जो फिल्म थी हीर रांझा, इसके इस तरह की जो मूवीज थी उनके अंदर हम ये देखते हैं कि फीमेल करेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था। और उसके बाद जो उसके माँ बाप या घर वाले कह देते थे वो उसकी बात के ऊपर अपनी ख्वाहिशात को मार देती थी। और मतलब अपने बड़ों की बात सुना करती थी, लेकिन ख्वाहिशात मारने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। अच्छा, पश्तो फिल्म्स जो हैं बेसिकली वो ज़्यादातर पश्तो स्टोरीज के ऊपर फोकस्ड हैं, उनके एरियाज़ के ऊपर, उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस, और जो भी उनकी कहानियाँ कहावतें हैं उनके ऊपर बेस्ड होती हैं ज़्यादातर। और जो इनके प्रोड्यूसर्स और राइटर्स हैं वो ये दिखाना चाहते हैं शायद, तो औरतें हैं, जो लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, फ्री स्पिरिटेड हैं, स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जो पश्तो कल्चर है वो इससे बिल्कुल अलग है। पश्तो कल्चर इस तरीके का है कि अगर मियाँ बीवी हैं तो मियाँ हमेशा आगे चलेगा और बीवी उसके पीछे रहेगी। और जो पश्तो औरतें होती हैं वो घर के अंदर रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती, किसी गैर मर्द से बात नहीं करती। और ये उनका एक कल्चर चलता आ रहा है कई हज़ार सालों से। लेकिन मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं कि उन्हें गन्स पकड़ा दी जाती हैं, ठीक है? और मतलब खुलेआम वो फेर रही होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ एक प्रोमिनेंट है पश्तो फ़िल्म्स के अंदर। और वो कहते हैं पश्तो मूवी, जो पश्तो औरतें हैं, जो वहाँ की औरतें हैं, उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन मूवीज़ में दिखाई ही नहीं जाती हैं। मतलब उनमें उनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स वहाँ पे नहीं हैं। इवन बच्चे की पैदाइश तक जो है वो घरों में आज तक के ज़माने में हो रही हैं वहाँ पे। और कई औरतें मर जाती हैं, लेकिन वो लोग दिखा ही नहीं पाते ये सब कुछ अपनी मूवीज़ के अंदर, या वो प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। यूसुफ खान और शेर बानो, आदम खान एंड दुखाने, ये वहाँ की पुरानी रोमांटिक मूवीज थी जिनके अंदर कोई भी विजुअल वर्गल एलिमेंट नहीं था, ना ही कोई ऐसा डायलॉग था। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको जिस तरह एक्सप्लेन किया पंजाबी मूवीज के अंदर, कि प्योरिटी से या कल्चरल वैल्यूज से आगे जब तक दौर आता गया और उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से ऑडियंस ज़्यादा आएगी, तो उन्होंने मुजरास वगैरह इंक्लूड कर दिए, स्किन टाइट कपड़े शुरू कर दिए, फ्लैशी कपड़े शुरू कर दिए, और फीमेल करेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करने लगे कि मेल ऑडियंस ज़्यादा है। और जिसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि जिस तरीके से पहले फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होके मूवीज़ देखने आती थी थिएटर में, सिनेमा में, अब सिर्फ और सिर्फ मर्द आया करते थे। और इन मूवीज़ के अंदर जो एक काफ़ी अजीबोगरीब दिखाई जा रही है, वो ये है कि जो फीमेल है वो सिर्फ मेल प्लेजर के लिए बनी है, उसका कैरेक्टर काफ़ी छोटा दिखा दिया जाता है। अच्छा, तो इस तरीके की मूवीज़ की वजह से जो उनका एक कैरेक्टर है वो लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है। उर्दू और पंजाबी फ़िल्म के अंदर भी जो पाकिस्तानी फ़ीमेल का कैरेक्टर है वो सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता, और कभी-कभार बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज दिखा दी जाती है। और जो इंटरनेशनल व्यूअर होता है, जो वहाँ की ऑडियंस होती है, वो लोग अपने ज़हन के अंदर यही चीज़ बिठा लेते हैं कि हाँ जी, अगर इनकी मूवीज़ के अंदर ये दिखाया गया है, तो शायद असल में भी वो हो। इसी तरीके से अगर हम किसी बाहर की हॉलीवुड मूवी में पाकिस्तान का या कोई भी एरिया दिखाया जाए, तो दिखाया जाता है कि यहाँ पे जी बहुत सारे दहशतगर्द हैं, और इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि खुलेआम गन्स लेके फिर रहे हैं, औरतें हैं जिन्होंने जाली वाला नकाब किया हुआ है। तो उन लोगों के ज़हन में एक ये इमेज बन चुकी हुई है इन मूवीज़ की वजह से। और किया जाता, और पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे औरतों का भी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा हाथ है।
वो इन मूवीज के अंदर तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं मैंने इन पंजाबी, उर्दू और पश्तो फिल्म्स के अंदर नोटिस की, तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। आई जनरली थिंक कि आपके जो जनरल ऑब्जर्वेशंस थे फॉर सिनेमा इन उर्दू, पंजाबी एंड पश्तो लैंग्वेजेस, वो काफी अच्छे ऑब्जर्वेशंस थे। उसको आपने रियलिटी से बहुत अच्छा कनेक्ट किया कि रियलिटी ऑफ सोशल लाइफ, फॉर इंस्टेंस केपीके में क्या है और केपीके का सिनेमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द सेम जी टाइम के जो आपके ऑब्जर्वेशन थे अबाउट पंजाबी फिल्म, वो अच्छे थे। आपने, आई कुड सी कि आपने पंजाबी सॉन्ग के फ्रॉम वहशी औरत लिरिक्स सारी लिखी हुई थी। जी जी आप चाहते तो फर्स्ट लाइन तो बहरहाल बता सकते थे, बट इट्स ओके कि आपने कहा कि आपको यू आर आप उनको बोल नहीं रहे थे, बट यू हैड रिटन देम, सो आई कुड सी देम। तो मैं जी आपको जी वैसे सजेस्ट करी थी कि आप फर्स्ट लाइन बहरहाल बोल सकते थे, आप पूरा बेशक ना पढ़ रहे होते उस वक्त। तो एनीवेज, सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि पश्तो फिल्म में वुमन जितनी फ्री नजर आ रही है, वहां पे जो केपीके की रियल लाइफ में वो उतनी ही क्लोज्ड स्पेसेस में रहती है, राइट? बिल्कुल। और उसको इस चीज से लिंक करना कि सिनेमा उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, फॉर इंस्टेंस उनके हेल्थ इश्यूज पे सब्जेक्ट्स नहीं, के सब्जेक्ट पे फिल्म्स नहीं बना रहा, कि जी कितनी औरतें जो हैं वो घर में पैदाइश के दौरान या किस वजह से मर जाती हैं। तो आई थिंक कि ये सोशल फिल्म बनाने के लिए इट वाज अ नाइस आइडिया कि पठान या केपीके जो पश्तो लैंग्वेज फिल्म्स हैं वो उसके लिए उन थीम्स पे भी सोच सकती हैं। सो इट वाज अ गुड सजेशन। बार बार जी कनेक्शन ड्रॉप होने की वजह से मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि जी जी आप उस वक्त हीर रांझा पे बात कर रहे थे और कनेक्शन ड्रॉप हुआ, तो आपने वहां से स्टार्ट किया कि जी बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग विमेन दिखाते हैं। तो उससे जी पहले जो आपने कहा था प्योरिटी और बैड वुमन का कॉन्सेप्ट, वो तो बड़ा अच्छा था, क्लियर था। लेकिन हीर हम्म। रांझा में मुझे, मैं समझ नहीं पाई कि आप जी जी मैं सेल्फ आपको एक्सप्लेन सेक्रीफाइसिंग कह रहे थे जी। जी जी मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब हीर रांझा तो मैंने एक वैसे एग्जांपल दी थी। मैंने ये कहा था कि इस तरीके की जो उस जमाने की मूवीज थी, और भी बहुत सारी मूवीज हैं, उसके अंदर जो जिस तरीके से औरत के माँ बाप कह देते हैं या उसके घर वाले कह देते हैं, वो उन बातों के ऊपर चलने लग जाती है और अपनी ख्वाहिशात को मारने लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आने लग जाती है। तो ये मेरा दरअसल कॉन्सेप्ट था जो मैं क्लियर करना चाह रहा था उसमें। ओके, मैंने इस वजह से पूछा जी जी क्योंकि हीर जो है वो हीर हो गई या मिर्जा साहिबा, ये बिल्कुल बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। ये बिल्कुल इतने बिल्कुल। ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये अपनी मर्जी करते हैं। हाँ जी ये ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं, दे डिसाइड कि उनको क्या चाहिए। तो अगर आप, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हीर के केस में सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का जी एग्जैक्टली जी क्या मतलब होगा। मैं आपको बताता हूँ तो इसका दरअसल क्योंकि करने के। उसकी वो शादी तो कर लेती है जी जबरदस्ती, जी लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल अपने मियाँ को अबंडन कर देती है ना, उसको छोड़ के वापस बिल्कुल, आ यही जाती यही दरअसल मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाह रहा था बात, कि मतलब अपनी फैमिली वैल्यूज की वजह से वो अपनी ख्वाहिशात को मार के मजबूर हो जाती है ना, मजबूर होके उसे शादी करनी पड़ जाती है। और फिर वो अपने मियाँ के साथ जिस तरह का उसका सलूक होता है, इस तरीके की बाकी और भी काफ़ी मूवीज़ हैं जिनके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं। और इसी है। तरीके हाँ, से एक मूवी आई एक्चुअली थी में चूड़ियाँ, आपको जी जी शायद याद हो। जी जी, सैयद चूड़ियाँ नूर के की अंदर थी आप चूड़ियाँ। देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल, उसके अंदर भी यही स्टोरी थी कि मतलब उसके घर वाले जो हैं उसे दूर रख रहे थे। उससे क्या, उस एक्टर का नाम था, एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, खैर उससे उसके घर वाले उसे दूर रखना चाह रहे थे, लेकिन वो उससे शादी करना चाहती थी और मजबूर थी। मतलब उसका कोई इस तरीके का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं थी वो एक तरीके से कि जी मैंने ये सोच लिया तो मैंने ये करना है। उसके हर एक डिसीजन के पीछे उसकी फैमिली की रजामंदी होना जरूरी थी, और उसकी वजह से वो तकलीफ में थी। ऑल राइट।
हाँ, क्योंकि जो हीर का सेक्रीफाइस है वो सस्टेन नहीं करता ना। उस वक्त बिल्कुल शादी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वो, मतलब शी इज द वन। रांझा उसके मुकाबले में थोड़ा सा फेमिनिश है, और हीर बिल्कुल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। स्ट्रॉन्ग वो बिल्कुल। शुरू से प्री एंड पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप्स में हीर इज गाइडिंग रांझा व्हाट टू डू। तो इस हिसाब से वो जो है वो उसका उसका जो सेक्रीफाइस है वो थोड़ा सा चैलेंजेबल है एक्चुअली। तो बट जी आई थिंक कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस थे कि जो आई थिंक चूड़ियां से जो आप कंपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रोबेबली कंपेयरिंग हर विद अ ट्रेडिशनल पंजाबी वुमन, जी क्योंकि जी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वुमन के केस में वो प्योरिटी एम्फोसाइज रहेगी ना उसमें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी वो जो आप पश्तो औरतें कह रहे थे वो पठान है एक्चुअली। जी जी, वो पश्तो तो वर्ड नहीं मेरे जहन पश्तो में तो आ रहा था। हाँ, पश्तो तो लैंग्वेज है ना। जी जी बिल्कुल। जी। तो खैर, एनीवे इट्स परफेक्टली फाइन। फिर आपने दुपट्टा के रेफरेंस से सेड्यूसिंग के हवाले से जो बात की, आई थिंक दैट वाज आल्सो गुड ऑब्जर्वेशन। और फिर जी कि फिल्म का आपकी रियल लाइफ को, एग्रीकल्चर को, मुख्तलिफ थीम्स को ना रिप्रेजेंट करना, आई थिंक दैट दीज आर गुड सजेशंस फॉर फ्यूचर फिल्म्स। तो जी। अच्छे आइडियाज हैं, थैंक यू। जी जहाजेब। Ma'am, basically the movie that I chose for my midterm, it's a Hollywood movie. और ये मूवी अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर पाकिस्तान में ही नंबर 1 पे भी जा रही थी। द मूवी इज बेसिकली जी आई जो रिटेलिएशन। ये जी आई जो प्रीवियस मूवी आई थी उसका सीक्वल है, जो बाद में अभी आई थिंक 2014 रिलीज हुआ था। मैम इसमें जो वो है, दो सीन्स हैं बेसिकली जो मैंने चूज किए हैं, और इनमें जो सेंसरशिप का जो वो है रूल, वो बेसिकली वो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। बेसिकली फॉल्स पोर्ट्रेल किया हुआ है हमारा पाकिस्तान का, और उसके उससे रिलेटेड है कि हमारे गलत दिखाया गया है हमारी चीजों को। दो सीन से सबसे पहला जो सीन आता है, बेसिकली मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मूवी में हो क्या रहा होता है। मूवी में बेसिकली मैम ये दिखाया हुआ है कि स्टार्ट ही ये दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान को दिखाया हुआ है कि जो तालिबान है पाकिस्तान में, उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान पे उनके पे हमारे प्रेसिडेंट को मार के इस्लामाबाद में बेसिकली हमारे वॉर हेड्स पे कब्जा कर लिए, न्यूक्लियर वॉर हेड्स पे। और बेसिकली जी आई जोस इस मूवी में एक स्पेशल फोर्स होती है अमेरिका की, जिन्हें वो पाकिस्तान में भेजते हैं एंड बेसिकली टू कैरी आउट अ मिशन, जिसमें वो हमारे वॉरहेड्स बेसिकली लेने आते हैं, चोरी करने आते हैं, सो दैट दे कैन टेक इट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द तालिबान। इवन के तालिबान को भी इस मूवी में बहुत टिपिकल दिखाया हुआ है, वही ड्रेसिंग, टर्बन पहनाया हुआ है, सलवार कमीज पहनाया हुआ है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम, जो मिशन ये कैरी आउट करते हैं उस सीन में, इट्स वेरी इजी फॉर देम कि वो आते हैं पाकिस्तान में, एंड बेसिकली दिखाया हुआ है कि एक ही वॉर हेड है हमारे पास न्यूक्लियर, एंड ऑल दे डू इज कि वो एक वॉर हेड को आके कैप्चर करते हैं और साथ ले जाते हैं। जो फैक्ट्स हैं उनसे हट के सारा कुछ, कि पाकिस्तान हैज अबाउट 160 प्लस वॉर हेड्स, उस मूवी में एक दिखाया हुआ है। सो मूवी में ये दिखाया हुआ है कि इट्स वेरी इजी फॉर द तालिबान टू किल आवर प्रेसिडेंट एंड देन जस्ट टेक ओवर आवर कंट्री। ठीक है। इवन दो ये चीजें नहीं दिखाई हुई कि पाकिस्तान में बेसिकली डिफरेंट और मैं बोल एजेंसीज हैं जिनका काम ही ये है हमारे वॉरहेड्स और इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। थोड़ा पॉइंट्स मेरे पास मैम कम है, बिकॉज लाइक वो प्रेजेंटेशन में मेंशन थे, बट एक ये सीन था दैट आई वांटेड टू डिस्कस इस वजह से, और इसमें फैक्ट्स गलत दिए हुए हैं। दूसरा एक और सीन आता है मूवी के अंदर, वेयर इन द स्टार्ट, जब इन द एंड टुवर्ड्स द एंड, जो there's a scene where all the world leaders, जो न्यूक्लियर वर्ल्ड्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके सारे लीडर्स एक टेबल पे बैठे होते हैं, एंड बेसिकली उसमें दिखाया हुआ है कि वो बेसिकली अमेरिका को हाई पावर दिखाया हुआ है, बट दे ऑल सबमिट
टू अमेरिका बेसिकली, और अपने वॉरहेड्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन इन दैट सीन पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं होता, सारे न्यूक्लियर कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स बैठे होते हैं, बट देयर इज नो वन देयर रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो ये भी गलत दिखाया हुआ मेरी नजर में। हमें बेसिकली कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई इन सब चीजों में। बेसिकली हमें वैसे एक कंट्री दिखाया हुआ है दैट एनीवन कैन कम एंड जस्ट टेक ओवर आवर वॉरहेड्स, और एक वीक स्टेट में हमें दिखाया हुआ है बहुत ज्यादा। इवन दो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है ये अमेरिका के ही जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उनका, उसके कोड है अबाउट पाकिस्तान, हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग इन दैट कोड के पाकिस्तान के कितनी मतलब सेफ है पाकिस्तान के पास वॉरहेड्स होना, एंड हाउ वी हैव कंट्रीब्यूटेड इन द वॉर्स, और किस तरह हमारी क्या उसमें रोल है, ये क्या पोजीशन है, वो सारा उसने खुद मेंशन किया हुआ है। इवन ये भी हुआ है उसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत वीक दिखाया है उस मूवी में, और ये हमारा पोर्ट्रेयल उन्होंने दिया हुआ है जिसके ऊपर वो ये मूवी बैन हो गई थी, पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई थी। इवन दो इसका जो पिछला पार्ट था वो दिखाया गया था, वाज वेरी वेल रिसीव्ड। ये जो पार्ट था ये नहीं दिखाया गया था, इवन दो हमारे ही मुझे नाम भूल गया, इज अ मूवी सेंसरशिप का ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मूवीज के जो रिव्यूज के होते हैं, एंड ही इवन सेड के आई हैव नो आइडिया हाउ दे थॉट कि ये मूवी पाकिस्तान में जो लोग दिखाना चाह रहे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे, was talking about them saying कि how they even think कि this movie was gonna get viewed पाकिस्तान में। तो ये मैम थी वो मूवी, और ये दो सीन्स थे जो मुझे बड़े, मैंने रिसेंटली मूवी देखी थी ऑन नेटफ्लिक्स का, it was on नंबर 1 पाकिस्तान में, but when I saw it तो ये चीजें देखी थी मैंने, तो ये मैंने फिर सोचा मैं इस पे ही बना दूंगा अपना मिड टर्म। ऑलराइट, आपका कंप्लीट हो गया या कोई और चीज है? बस यही है मैम, ये दो सीन्स थे। ऑलराइट, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि मैंने आपका मिड टर्म ही खोला था कि असाइनमेंट खोल दी थी। आपने मिड टर्म अपलोड किया? मैं मिड टर्म मैंने किया था अपलोड, यस। मुझे लगता है कि मैंने गलती से आपकी असाइनमेंट खोल दी थी बजाय मिड टर्म के। आपने दो सीन्स मेंशन किए, जो आपका पहला सीन है वो पहला सीन आई वाजंट रियली श्योर कि आपने सीन की डिस्क्रिप्शन क्या बताई, क्योंकि सेकंड सीन में तो आपने कहा कि वर्ल्ड लीडर्स आर सिटिंग ऑन अ टेबल। तो फर्स्ट सीन में एग्जैक्टली क्या हो रहा था? आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज मैम हैपनिंग। फर्स्ट सीन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट सीन में ये होता है कि इट्स द स्टार्ट ऑफ द मूवी, और एक वो डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान कैसे है, हमारे प्रेसिडेंट को किल कर दिया तालिबान ने, टेररिस्ट ने बेसिकली, एंड दे हैव टेकन ओवर पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल ले लिया और हमारे वॉरहेड्स उनके कब्जे में है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ओके, राइट, ये शुरू में दिखाया जाता है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने दे किल्ड द प्रेसिडेंट एंड दे हैव टेकन ओवर एंड दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द वॉरहेड्स। फिर उसमें ये होता है कि वो GI जोस जो इनकी स्पेशल फोर्स है, वो उनको बेसिकली कहते हैं कि यू गाइस आर गोना गो टू पाकिस्तान, और उनका वॉरहेड बेसिकली वो एक वॉरहेड दिखाया हुआ है न्यूक्लियर हमारा। हालांकि हमारे 160 प्लस वॉरहेड्स हैं, इस मूवी में दिखाया हुआ बस एक ही था हमारे पास, एंड इट्स वेरी इजी फॉर द GI जोस, वो पाकिस्तान में आते हैं, दे कैरी आउट देयर मिशन। तालिबान भी उसमें दिखाया हुआ है बड़ा टिपिकल सा, वो उन्हें मारते हैं और हमारा एक ही वॉरहेड वो पकड़ के साथ ले जाते हैं। मतलब कि इट्स दैट अच्छा, आपने जो मेंशन किया कि 160 वॉरहेड्स हैं, डू यू मीन कि ये 160 जो हैं ये न्यूक्लियर हैं सारे? यस मैम, हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स 160 प्लस हैं पाकिस्तान के। उस मूवी में ये भी गलत फैक्ट्स दिए हुए हैं थोड़े से कि एक ही होगा। जो सेकेंडली ये दिखाना कि हमारे प्रेसिडेंट को किसी ने आके मार दिए, तो मतलब बेसिकली हमें बहुत वीक दिखाया हुआ है कि कोई भी उठ के आके कब्जा कर सकता है हमारे वॉरहेड्स पे, और हमारा जो एक फॉल्स नैरेटिव दिया हुआ है ना अच्छा, पाकिस्तान के मुझे ये बारे में। बताइए कि जब आपने लिखा 160 वॉरहेड्स, ये आपके सामने खुला हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप सजेस्ट करें ना, जैसे आपने नीचे लिखा हुआ है क्रिस्टोफर क्लैरी का नाम आगे नजर आ रहा है, सिक्योरिटी इन पीस टाइम जी जी, क्राइसिस रिपोर्ट, ठीक है? yes, ma'am. तो थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड पीस टाइम, आपने उसका आर्टिकल दिया हुआ है। ये आपने 160 वॉरहेड्स के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ा था, क्रिस्टोफर क्लैरी के आर्टिकल में, या कहीं और पढ़ा था?
मैम ये तो इसके खाली इसमें नहीं है, ये तो बहुत जगह डिफरेंट जगहों से है। मतलब ये कहीं और से मैंने पढ़ा था वैसे तो, अच्छा। बट हाँ हमें बस। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। इट्स हाँ ऑलवेज मैं बीन लाइक 163 या 164। मैं आपसे इस वजह से कह रही थी कि जब आप इस तरह नंबर यूज कर रहे होते हैं ना, आप कह रहे हैं कि फिल्म जो शो कर रही है कि वो पाकिस्तान से 1 न्यूक्लियर वॉरहेड चोरी करने आए हैं, जबकि पाकिस्तान हैज 160 और मोर। तो जिस तरह आपने नीचे क्रिस्टोफर क्लैरी का नाम दिया हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि 160 के साथ कोई सोर्स मेंशन करे ना। क्रिस्टोफर क्लैरी इज अ सोर्स। उसी तरह 160 का जो आपने नंबर मेंशन किया, इसके लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए था। और वो सोर्स जो है, आप जब भी फ्यूचर में कहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो यू शुड ट्राई के जो सोर्सेज हैं उनको आप बाय नेम मेंशन करें, राइट। कि क्रिस्टोफर मैम क्लैरी ने कहा, या पाकिस्तान का जो अपना डिफेंस डिपार्टमेंट है या डिफेंस काउंसिल है, आपने यहाँ पे मेंशन किया नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल, ठीक है। तो आप चाहे एनआरडीसी को ही कह दें, मतलब एनआरडीसी अगर कह रही है कि पाकिस्तान के पास 160 वॉरफेयर हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सोर्स मेंशन करें, ताकि आपके जो जो डेटा या जो चीज आप प्रेजेंट कर रहे श्योर हैं, मैम। उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डिटरमिन हो जाए। तो वो क्योंकि आप लोगों का तो मतलब इस पूरे कोर्स में ये भी टास्क था ना कि आप सोर्सेस भी बताएं। तो मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ अपने पेपर में ना बताएं, बल्कि उसको अपनी प्रेजेंटेशन में भी श्योर सोर्सेस मैम। को मेंशन करें। श्योर मैम। उसके श्योर। बाद आपने ये सैयद आरिफ अहमद का पेपर मेंशन किया हुआ है, और इसके साथ आई वुड सजेस्ट कि डेट मेंशन करें, ये पेपर कौन से साल का है, राइट। तो ओके। उसमें भी आपने कहा कि आरिफ अहमद जो है, वो कह रहा है कि फैसिलिटीज आर वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी वो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्री बता रहा है, राइट। तो आपको पता होगा कि मिलिटरीली अमेरिका अपने आप को इनविंसिबल कंसिडर करता है। आफ्टर ऑल 100 ईयर्स से बिल्कुल आपको मैम। अमेरिका अमेरिका वर्ल्ड वॉर में नजर आएगा, वर्ल्ड वॉर टू में नजर आएगा, वन एंड टू के बाद आपको वो, तो मतलब कोल्ड वॉर में भी नजर आएगा, और फिर वियतनाम में नजर आएगा, और उसके बाद आई थिंक कि हम पिछले कोई 40-50 सालों से आफ्टर वियतनाम वी आर सीइंग के 1976 75 में जब वो लोग वियतनाम से निकले, तो उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान के बाद ये जो इस रीजन में मुस्लिम कंट्रीज पे जो वॉर चल रही है पिछले तकरीबन 40 सालों से, यस मैम। यू वुड फाइंड अमेरिका प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अमेरिका की जो वर्ल्ड लीडरशिप है या मिलिटरीली इन्वेंसिबल पोजीशन है, वो स्ट्रांगली स्ट्रेंथन होती रहती है। और अगर आप कह रहे हैं कि वो 1 न्यूक्लियर वॉर हेड अगर चोरी करने आते हैं, तो पाकिस्तान डेफिनेटली अपने आप को डिफेंड भी कर रहा होगा ना। तो पाकिस्तानी डिफेंस आपको फिल्म के अंदर वीक लगा, स्ट्रांग लगा, कैसा लगा? मैम वीक लगा, क्योंकि जो इट्स इन द स्टार्ट जो सबसे पहला नैरेटिव दिया जाता है वो ये है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मार दिया, एंड दे हैव टेकन कंट्रोल ओवर पाकिस्तान। मतलब जो टेररिस्ट हैं उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया, उनका पूरा होल्ड है पाकिस्तान पे, एंड इट्स केओस पाकिस्तान। अच्छा। यही बहुत वो पहली बात ही बहुत डिस्टर्बिंग या बहुत फॉल्स ऑल टाइप ऑफ है। राइट। मतलब अच्छा, हमें ये बड़ा, इतना वीक बना हाँ। दिया। तो आप व्हेन यू से टेररिस्ट, टेररिस्ट का क्या मतलब है? यू आर कॉलिंग कि जो अमेरिकन जी आई है उसको आप टेररिस्ट कह रहे हैं? मैम नॉट देम, जो मूवी में इन्होंने दिखाए हुए ना टेररिस्ट, वो टिपिकल दिखाए हुए हैं, लाइक तालिबान को, दाढ़ी तालिबान को दिखाया? अच्छा। हुए। तालिबान, उन्हें तालिबान भी नहीं कहा, दे जस्ट यूज द टर्म टेररिस्ट, राइट। और उनको ओके। बड़ा टिपिकल तो दिखाया हुआ है, दाढ़ी है हाँ, उनकी, टर्बन पहना हुआ है सर पे, और जैकेट्स पहनी हुई है, सलवार कमीज ऑल पहनी राइट। हुई है। तो आप ये कह रहे हैं बड़ा कि ये जो जो, जी, तो ये स्टेरियोटाइप। फिल्म जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्चुअली टेररिस्ट के हाथ में जाने से रोकने के लिए सिक्योर कर रही है। दे आर सिक्योरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड टू सेव इट, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गोइंग यस। इनटू टेररिस्ट हैंड। यस, मतलब दिखाया हुआ कि दे ऑलरेडी हैव, द टेररिस्ट ऑलरेडी हैव इट, तो ये जाके उनसे रिट्रीव करते हैं अच्छा, हमारी वॉरहेड्स, कि ऑल राइट। वो यूज ना कर ले। आपने यहाँ पे सेंसरशिप लॉज भी मेंशन किया हुआ है।
तो कैन यू रिकॉल के कौन सा सेंसरशिप रूल है जो मैम apply ये हो? दोनों ही इसमें अप्लाई होते हैं कि बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इफ एनी पार्ट मतलब बेसिकली कोई हमारे सिक्योरिटी या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी फॉर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स या किसी चीज को या हमारी मोरालिटी को क्वेश्चन करता है या ऑफेंस देता है तो वो नहीं व्यू की जा सकती है फिल्म जिसमें ये चीजें हैं। राइट, सो और इस बेसिकली मूवी में क्लियरली हमें इसका ये वाला जो पार्ट खास तौर पे है ना, ये जो आपने लिखा हुआ है सिक्योरिटी और डिफेंस और एनी पार्ट देयर ऑफ, तो बेसिकली तो एक ये चीज तो डायरेक्टली अप्लाई होती है क्योंकि आपने कहा कि स्टार्ट में दिखा रहे हैं कि ये जो जीआईज ने मारा है प्राइम मिनिस्टर को या टेररिस्ट ने मारा है? नो मैम मैम जो जीआईज है ना दे आर एन अमेरिकन स्पेशल फोर्स जिनको वो भेजते हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर मूवी बेस्ड है। हाँ, तो राइट, मारा किस, मैं ये वो पूछ रही थी अमेरिकन कि फोर्स मारा, है, मारा अच्छा टेररिस्ट ने है अच्छा, मारा पाकिस्तान में। टेररिस्ट ने है कि जो टेररिस्ट ने पाकिस्तान, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट को मारा। अच्छा टेररिस्ट ने यस, मारा है। तो जीआई को इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रेंडली रिलेशंस लिखे हुए हैं वो जीआई की इंटरवेंशन से फ्रेंडली रिलेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ये कह रहे हैं आप? हाँ है ना, मैम फ्रेंडली तो फ्रेंडली यस यस रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स लिखा हुआ है ना, तो उसके यस। ऊपर कोई कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको? फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स कोई इम्पैक्ट लग रहा है कि फिल्म इज commenting on friendly relations with America, for example, क्योंकि इट्स एन अमेरिकन जीआई, आपको जीआईज जो हैं वो बेशुमार आपको वियतनाम फिल्म्स में भी नजर आएगा। काफी कोई मेरा ख्याल है कि अमेरिकन ने वोकेबलरी क्रिएट की हुई है फॉर डिफरेंट यस पोजिशंस। मैम। जीआई मीन समथिंग एल्स, गुप्स मीन समथिंग एल्स, और इसी तरह जो है काफी काफी सारी पोजीशंस पे आपको नजर आएगा कि सीनियोरिटी और एंड जूनियर जो भी आपका फौजी है वो आपको इसी किस्म के टाइटल्स में या नेम कॉलिंग में नजर आ जाएगा। ठीक है, यस तो मैम। आई थिंक इट्स नाइस कि आपने यू थॉट अबाउट इट कि इसका फिल्म जो है इज अ कमेंट ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, and film also comments on friendly relations with foreign states, especially America, right? क्योंकि आप इसमें फिर यस यही कह रहे हैं कि अगर उसमें फिल्म में क्योंकि आपको तालिबान फैक्टर नजर आ रहा है, तो तालिबान फैक्टर जो है वो डेफिनेटली कमेंट है फिर ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ऊपर और इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर। ठीक है, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम चीजें इट्स अपेरेंट की जो फिल्म है वो पाकिस्तान की का डिफेंस और इंटेग्रिटी सिक्योरिटी को वीक शो कर रही है, राइट? यस यस और मैम, क्योंकि इसमें ना और भी कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज दिखाए हुए हैं, पर जी जी, आपने सबसे जो बताया वीक कि और ये दिखाया हुआ है, हाँ जी जी सबसे जो वीक दिखाया है वो पाकिस्तान दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान में ये सब हो सकता है, बाकी किसी कंट्री को नहीं दिखाया हुआ। इवन के आई थिंक वी हैव प्रूवन ओवर द इयर्स कि वी आर वेल केपेबल ऑफ थ्रू आवर वॉर्स ऑन टेररिज्म कि वी आर वेल केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। मतलब हम इन चीजों का ध्यान रखने के वेल मतलब केपेबल हैं। तो वो उसमें दिखाया हुआ है कि बेसिकली सबसे वीक आउट ऑफ ऑल द न्यूक्लियर कंट्रीज पाकिस्तान था, इसलिए उसमें ये हो गया। नहीं, आई थिंक कि वो जो आपने सीन सिलेक्शन की कि वर्ल्ड लीडर समिट में उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं, इग्नोरिंग यस कि पाकिस्तान है सो मच वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, तो वो नेचुरली यस आप जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है आप उसको वीक तो नहीं कह सकते ना, और आप उसकी रिप्रेजेंटेशन को बाय योर ओन डिसीजन उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आप प्रोबेबली बिल्कुल यू कैन से कि जो फिल्म का सीन है वो एक वर्ल्ड लीडरशिप के शायद प्रेजुडिस को शो कर रहा है इफ दे आर नॉट इनवाइटिंग यस पाकिस्तान यस मैम इन दैट बिल्कुल। समिट। तो फिर सेकेंडली दे आर आल्सो एज्यूमिंग कि पाकिस्तान कैन नॉट टेक केयर ऑफ हम्म देयर देयर टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक कि वो पाकिस्तान का जो भी एलिमेंट है उसको आप नेचुरली यू कैन ट्राई सर्चिंग। अगर आप इस क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम में कंटिन्यू करेंगे तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप यू ट्राई फाइंडिंग आउट, शायद आपको गूगल पे ही कोई आर्टिकल मिल जाए कि क्या पाकिस्तान वाकई अपने वारफेयर को सेफ नहीं रख सकता, और डेफिनेटली जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं अगर उन्होंने, या जीएचक्यू है और ये सारी चीजें हैं, देयर हैव बीन अटैक्स ऑन जीएचक्यू
और बेशुमार फौजियों को मारा गया ड्यूरिंग पास्ट 20 years, कि पुलिस स्टेशन पे और आदमी के मुख्तलिफ उसके ऊपर अटैक्स होते रहे। तो ये जिसको हम नॉर्मली एसोसिएट करते हैं विद कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तानी पुलिसमैन और आर्मी ऑफिसर्स को मार रहे थे, जीएचक्यू पे अटैक कर रहे थे। तो चूंकि वो दैट कैन बी टेकन एज अ फैक्टर और एन इंडिकेटर कि अगर पाकिस्तानी फौजी मरेगा टेररिस्ट के हाथ, उसकी शहादत होगी या जो भी होगा, डेथ होगी, तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वुड गेट इम्प्रेशन के पाकिस्तान कैन नॉट कीप इटसेल्फ सेफ। ठीक है मैम, पर मेरा एक पॉइंट ये भी था कि ये जो मूवी है ना, ये उस टाइम पे आई है बेसिकली जब बहुत हालात खराब थे ना। उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये वॉर ऑन टेररिज्म शुरू की, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किए, एंड जब हालात बेहतर होना शुरू हो गए, काफी बेहतर हो गए, तब ये मूवी आई थी। अगर ये उस टाइम पे आती जब हालात बहुत खराब थे, बैक इन 2007-8, उस टाइम पे जब बिल्कुल टेररिज्म अपनी पीक पे थी, तब इट वुड मेक सेंस। बट उस टाइम पे वैसे भी हमारी आर्मी हैज बीन द 7th बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हमारी जो एजेंसी थी आईएसआई, इट वाज द नंबर 1 एजेंसी इन द वर्ल्ड। इन चीजों को आई फील दीज आर मतलब ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि कितनी स्ट्रांग है हमारी आर्मी है, कितने केपेबल हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। मगर इन चीजों को भी इग्नोर किया हुआ था इस मूवी में। मतलब दिस इज अ वेरी अनरियलिस्टिक सिनेरियो कि टेररिस्ट पूरे कंट्री पे एक एक हाँ, ऐसा कंट्री तो जिसकी इतनी स्ट्रांग। देखिए ये तो मैम वैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी जी बताइए। मैम वो ये है कि जैसे हमारी अपनी कंट्री में जब एक किसी सीएम को या किसी प्राइम मिनिस्टर को आप दिखा देते हैं या कोई भी इस तरह का सीन होता है, तो उसका इतना बड़ा एजेंडा दिखा के उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा एक जो डेजिग्नेशन है हमारे मुल्क की इम्पोर्टेंट, उसको मेंशन किया गया होता है। तो उसे अगर हिसाब से देखें अपने ही सेंसर बोर्ड को सामने रखते हुए, तो उस हिसाब से जितना ओप्रेस्ड इस फिल्म के हवाले से हमारे मुल्क को दिखाया गया, इट्स ऑब्वियसली अनएथिकल एंड क्या कहते हैं रियलिस्टिक, कि आप किसी भी मुल्क को एक लीस्ट मोस्ट पावरफुल और लीस्ट मोस्ट जो है ना अपनी पाँव के नीचे दिखा लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमारी जैसी कंट्री या जो हमारे सिनेमाज हैं वो उठ के किसी भी कंट्री के बारे में इस तरह ओप्रेस्ड मूवी बना देंगे, उसको इतना बुरा दिखा देंगे, तो कोई अच्छा फैक्टर है उस कंट्री के लिए? क्योंकि एक फिल्म है वो हर जगह पे देखी जाती है, दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में देखी जाती है, फिल्म क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। ठीक है, तो अगर आपके ही मुल्क के बारे में इतना गंदा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है बड़ा नया और बड़ा वैलिड पॉइंट है, जो कि मेरे अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो उसने रेज किया जहाँ से। हाँ नहीं, पॉइंट्स पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं कि, और खासतौर पे ये कहना कि अब मैं सिर्फ ये कहना चाही थी जहांजेब से कि फॉर इंस्टेंस ही सेड कि पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसको वर्ल्ड नंबर 1 समझा जाता है और बाकी पाकिस्तान आर्मी को टॉप 6-7 जहां भी उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। बस इनके साथ मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि हम बड़े अरसे से आई थिंक सिंस ओवर अ डेकेड वी बीन हियरिंग कि आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे पाकिस्तान क्लेम करता है। मैम इट्स तो नॉट एनी मोर, बट बीच में एक टाइम पीरियड के लिए इट वाज। एंड मैं उसका बेस इवन जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं वो मैं आई विल फाइंड दैट एंड मैं वो साथ लगा दूंगा बेशक। मैंने वो इसमें पॉइंट आर्मी की उसका किया हुआ है कि आर्मी का क्या नंबर था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आई एम टेलिंग यू दिस कि ये चीजें भी फैक्टर्स थी जो उनको देखने हाँ, चाहिए। हाँ बस एंड मैं इवन आपसे दो हमने यस हमारी जी अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री कर को लीजिए। देखा जाए, बिकॉज ऑफ द वॉर्स जो हमने लड़ी हैं, इवन जो अभी भी हम लड़ रहे हैं सारी, मतलब हमारी एक हिस्ट्री देखी जाए तो क्लियर नजर आता है कि कितना हम लोग किस तरह लड़ते रहे हैं और किस तरह हम लोग जीतते भी रहे हैं। फॉर समवन टू जस्ट से कि पाकिस्तान में कोई भी उठ के हमारे प्रेसिडेंट को मार दे, यही एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इस पे ही मूवी को बैन हो जाना चाहिए, शोइंग कि हमारे प्रेसिडेंट को ही किसी ने मार दिए। बट ये दिखाना कि कब्जा हो गया और आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज पाकिस्तान को दिखाया हुआ है, दैट अच्छा शोज कि अच्छा, उनका क्या व्यू है हमारे बारे में। जहांजेब मैं आपको एक और पॉइंट दे रही हूँ टू डिग इनटू, राइट। हमारे कौन से प्रेसिडेंट को मारा गया इन पास्ट 70 मैं ईयर? उसमें
क्या चीज मैम? हमारा 20 years? पास्ट 70 ईयर्स में पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें कौन सा Yes. प्रेसिडेंट है जिसको मार दिया गया? कैन यू थिंक ऑफ अ प्रेसिडेंट हु वाज मार दिया गया, मारा तो नहीं गया। आई थिंक जियाउल हक वाज, उनका जहाज गिर गया था। उन्हें वो कहते हैं इस थियरी के उन्हें जियाउल हक को मैम जहाज गिराया लियाकत अली गया था। खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनका हुआ था मैं असैसिनेशन। आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ, देखें हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो नजर आती हैं और बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं नजर आती। वर्ल्ड में बेशुमार चीजें हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप पेंडेमिक ही ले लें, हमें नहीं पता कि ये जो है, जो आपका वायरस है, ये कहाँ से और किस तरह, बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो आपने सुना होगा ना। तो हम पिछले 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 तकरीबन 1.5-2 सालों से वर्ल्ड जो है वो इसको फेस कर रही है, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि वर्ल्ड सीन पे एक्चुअली क्या हो रहा है। जिस तरह हमें ये नहीं पता कि कोरोना कहाँ से आया, उसी तरह हमें बेशुमार और चीजों का नहीं पता होता कि अंडर द सरफेस क्या चीजें हो रही हैं, राइट। तो मैंने आपको सिर्फ इस वजह से मेंशन किया कि जब आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेंशन करते हैं तो यू आल्सो नो कि भुट्टो के अरेस्ट से पहले पाकिस्तान है वो मोर और लेस 90% न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन कर चुका था, राइट। और जब जियाउल हक इन पावर आया, आपने कहा जियाउल हक का C-130 क्रैश हुआ, वो एक इम्पॉर्टेंट क्रैश है। यू कैन थिंक अबाउट इट कि उसको जो क्रैश था वो नेचुरल था या क्रैश जो था वो प्लान था, व्हाटएवर इट वाज। लेकिन वी ऑल्सो नो कि आपकी ये फिल्म जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और जियाउल हक के बारे में कहा जाता है कि उसने इन पावर आने के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रायोरिटाइज किया और 2 साल के अंदर उसने उसको अचीव कर लिया, राइट, फ्रॉम 1977 टू 1979। So I was just wondering कि जब पाकिस्तान ने, आप कह रहे हैं एक न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो यू कैन ऑल्सो सी कि आप 160 की बात कर रहे हैं इन 2021 फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो 1979 में तो सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड ही क्रिएट हुआ होगा ना, व्हेन जियाउल हक वाज अचीविंग दिस टारगेट, तो सिंगल वॉरहेड अचीव हुआ। हमें नहीं पता कि जिस वक्त जियाउल हक का C-130 क्रैश हुआ इन 1988, तो वी डोंट नो कि फ्रॉम 1979 टू 1988 पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, राइट। इफ यू कैन फाइंड कि 1988 में पाकिस्तान के पास कितने थे, राइट, तो फिर यू कैन प्रोबेबली टॉक अबाउट इट कि ये जो रियलिटी रिप्रेजेंट हो रही है, ये दिस इज प्रोबेबली सिचुएटेड इन द पास्ट। देखिए इट मे बी ए 2013 फिल्म, इट मे बी ए 2013 फिल्म, लेकिन ये फिल्म 160 वॉरहेड्स की बात नहीं कर रही, ये 160 वॉरहेड की बात, ये वन चले इवन इफ इट्स जस्ट वन, ये कह लें उस टाइम पे चले 2 भी थे, जस्ट शोइंग के एक ही था, इट्स जस्ट कितना वीक बात है। एक ही वॉरहेड था एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम, वो बस उसे उठा के ना ले जाते हैं। आपको मैं प्रिसाइजली मैं ये नहीं कह रही कि आप कह रहे हैं वो उठा के ले जाते हैं, ठीक है। Yes. हमें क्या पता, देखें हमारे साथ हर किस्म की डेटा शेयरिंग तो नहीं होती ना। फिल्म जो है वो उस टाइम को आप कह रही हैं कि डेटा ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हैज 106 वॉरहेड्स, सो मे बी जो फिल्म जो है, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे सिंपली ये कह रही हूँ कि अगर वो क्लेम कर रही है हॉलीवुड फिल्म के सिचुएशन जो वो क्लेम कर रही है, उस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास सिंगल वॉरहेड है, उस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है उसका मर्डर भी हो गया। तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि सिंगल वॉरहेड से ही पाकिस्तान ने स्टार्ट किया होगा, और मैंने आपसे कहा कि जियाउल हक जो है उसका प्लेन भी क्रैश हुआ। सो आई एम जस्ट सेइंग कि जो टाइम जब पाकिस्तान के पास सिंगल वॉरहेड था और अ टाइम जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का C-130 क्रैश में डेथ हुई, तो फिल्म को आप रिप्रेजेंटेशन समझते हुए उसको ट्राई क्रिएटिंग अ लिंक विद द टाइम जब पाकिस्तान हैड ओनली वन
क्योंकि जब पाकिस्तान के पास एक सिंगल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको चोरी करने की भी कोशिश की गई हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको चोरी किया गया भी हो, वी डोंट नो कि हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज हु वुड नो कि जी हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो साइंटिस्ट थे या पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी, वो तो पाकिस्तान की मर्जी थी ना कि पाकिस्तान कितनी टेक्नोलॉजी डिक्लेयर कर रहा था और साइंटिस्ट को कितना सेफ रखने की कोशिश कर रहा था। देखें, जो लोग अगर कोई टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो किसी को भी मारने की कोशिश कर सकता है ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि 160 है और फिल्म जो है 2013 फिल्म जो है वो नंबर ही गलत बता रही है। मैं आप एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ फिल्म स्टूडेंट कि आप तो पीरियड फिल्म्स बनाते हैं, दिस में नॉट बी अ पीरियड फिल्म, लेकिन पीरियड फिल्म जो हैं वो पास्ट के किसी टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। So this film is probably reflecting at a time जब Pakistan had only one nuclear warhead, when people were trying to steal कि जी पाकिस्तान का तो इतना strong setup ही नहीं है, तो उस single nuclear warhead को चोरी कर लिया जाए। आपको ये भी पता है कि परवेज मुशर्रफ पे तो शायद 2-3 दफा अटैक हुआ था to kill him, और and he survived all those attacks. ज़ियाउल हक died in that crash. और उससे पीछे अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आई थिंक लियाकत खान वाज शॉट डेड। तो बेसिकली वो जो एक हमारे सॉवरन का जो डेथ वाले सीन्स हैं या सॉवरन पे अटैक इस फिल्म के अंदर मौजूद है, तो यू कैन ट्राई लिंकिंग दोज अटैक्स विद दिस अटैक एंड डेथ इन द फिल्म। जो रियल लाइफ अटैक्स है ना, जो रियल लाइफ अटैक्स हैं, जो रियल लाइफ मर्डर्स हैं, डेथ्स हैं, चाहे वो C-130 क्रैश में है, तो आप उसको यू कैन ट्राई क्रिएटिंग अ लिंक कि वो कौन सा टाइम था जब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक था न्यूक्लियर वॉरहेड, एंड इट मे हैव बीन करेक्ट। आपको तो ये तो सिर्फ आपको GHQ के अलावा आपको ये डेटा नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान उस सिंगल न्यूक्लियर हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा था, या उस सिंगल न्यूक्लियर हेड को स्टील करने के लिए दुनिया से भर से कोई चोर आए कि नहीं आए, या टेररिस्ट ने उसको उठाने की कोशिश की या नहीं की। यू नो कि क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी को आपका फ्रेंड जो है वो चाहता है, जिसको फ्रेंडली स्टेट इज ट्राइंग टू शो के जी दे आर कंसर्न कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है अपने शोल्डर पे कि इट हैज क्रिएटेड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। Is Pakistan capable of taking care of its technology? तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप 160 के नंबर के बजाय try thinking about a time when Pakistan had only one nuclear warhead, और जो आपकी जो वर्ल्ड लीडरशिप आपको नजर आ रही है, मे बी जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्रिएट की या 1998 में टेस्ट किया, राइट? तो हो सकता है कि वर्ल्ड देखें, आपको पता है कि सारी दुनिया ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, और पाकिस्तान ने वो टेस्ट किया था। तो मे बी वो जो आपने आखिर में कहा कि जी वर्ल्ड लीडरशिप है और पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है, तो शायद वो उस किसी सिचुएशन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है जब पाकिस्तान ने अभी तक अपना 1998 टेस्ट किया ही नहीं था, चाबी वाला। तो चूंकि वो उस वक्त तक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर नहीं हुआ था पाकिस्तान, तो प्रोबेबली आपका सीन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑल लीडर्स या न्यूक्लियर पावर लीडरशिप या वर्ल्ड के जो आपके वो कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है या एडवांस्ड कंट्रीज हैं, वो लीडरशिप इकट्ठा होकर डिस्कस करी थी कि जी पाकिस्तान को रोका जाए या पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी जो दोनों सिचुएशंस हैं, वो प्रोबेबली पास्ट पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं, क्योंकि अगर आपकी फिल्म सिचुएटेड होती 2021 में या 2013 में, जो आप उसका टाइम बता रहे हैं, आप 2013 के बजाय इसको बेशक 2 साल पीछे ले जाएं कि फिल्म को बनने में 1 आध साल लगा या जो भी लगा, आप इसको अगर 2010 पे भी ले जाते हैं जब उसकी स्क्रिप्ट राइटर ने ये स्टोरी लिखी, तो वी नो कि 2010 में पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बने हुए more than 10 years had passed, right? तो डेफिनेटली जो फिल्म के अंदर जो 2 सिचुएशंस आपने सिलेक्ट की हैं वो बिल्कुल भी नहीं न्यू मिलेनियम पे रिफ्लेक्ट कर रही। इट्स आई थिंक इट्स टू ऑब्वियस
कि जो सिचुएशंस आपको फिल्म में नजर आ रही हैं वो न्यू मिलेनियम की नहीं है, वो सिचुएशंस उस वक्त की नहीं है जब पाकिस्तान के पास 160 वॉरफेयर है। वो दोनों सिचुएशन जी आपकी जो मैम दोनों मैम वो एक चीज मैंने मैं करनी थी बात। जी मैम वो बताइए। जो उस सीन के अंदर मेनली जो दिखाई गई है कंट्रीज, उसके अंदर एक ये चीज भी है कि उन सारी कंट्रीज ने जो है न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की हुई है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक नहीं की। देखे ना, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर ट्रीटी उस वक्त साइन नहीं कर सकता था ना। यूएन जब फॉर्म हुई तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म करने का मकसद ही यही था कि सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला के, सारी दुनिया पे, अब ईरान पे कितने साल सैंक्शंस लगी रही, इराक पे सैंक्शंस लगी रही, और फ्रांस ने पाकिस्तान से पहले टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था फ्रांस ने, आई थिंक इन 1995। और जब फ्रांस टेस्ट कर रहा था तो आपकी मॉडर्न वर्ल्ड या जो एडवांस्ड वर्ल्ड या जो वो लोग जो कि ऑलरेडी अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर चुके थे, दे वांटेड कि फ्रांस अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर ना करे। वो कोशिश कर रहे थे कि फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करे इन 95। फ्रांस ने किया। उसके बाद 1988 के अराउंड आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया को भी रोक रहे थे, लेकिन जैसे ही इंडिया ने टेस्ट किया पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ज़ियाउल हक ने 1979 में ये अचीव कर लिया था टारगेट, तो 79 से 1988 तक पाकिस्तान ने अपने आप को फॉर 20 इयर्स पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर नहीं डिक्लेयर किया था, राइट। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी। तो मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर रही थी कि आपने जो 2 सीन्स सिलेक्ट किए, वो 2 सीन्स जो हैं वो उस टाइम पे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे, उस टाइम को की तरफ इशारा ही नहीं कर रहे व्हेन पाकिस्तान हैज 160 न्यूक्लियर वॉरफेयर। वो दोनों सीन्स उस वक्त की बात कर रहे हैं, वो दोनों सीन्स उस वक्त की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान जो था वो न्यूक्लियर पावर नहीं था, या उस तरफ की तरफ कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बना ली एंड वर्ल्ड वाज कंसर्न्ड, और वर्ल्ड प्रोबेबली वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान से ये टेक्नोलॉजी रिट्रीव कर ली जाए। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर यू एक्चुअली नीड टू डिग इनटू इट कि दुनिया के कौन से कंट्रीज थे जो पाकिस्तान की इसके बारे में कंसर्न थे एंड दे वांटेड कि पाकिस्तान से ये वो यहाँ से ले जाएं, और आपके आपके अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आप ये कह रहे हैं कि फिल्म ये बताती है कि वो यहाँ से वो न्यूक्लियर वॉरफेयर ले भी जाते हैं, राइट। अगर ले गए तो पाकिस्तान के पास शायद दूसरा मौजूद था, तीसरा मौजूद था। अगर किसी ने एक चोरी करने की कोशिश की, अब पाकिस्तान ने करने दिया या नहीं दिया, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो तो एक रियल सिचुएशन है ना, जिसका डेटा आपको सिवाय जीएसटी के शायद कोई नहीं दे सकता। एंड यू वुड नो के लॉज हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी लॉज हैं कि जीएचक्यू का जो डेटा है वो आप कितने डेकेड्स तक या कितने सालों तक पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद वो डेटा पब्लिक हो भी सकता है और आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। सो प्रोबेबली अगर आपको कोई 79 के का डेटा चाहिए जब ज़ियाउल हक ने टेक्नोलॉजी अचीव की, और फिर उसके बाद प्रोबेबली इट लुक्स लाइक के जब ज़ियाउल हक ने टेक्नोलॉजी का टारगेट अचीव किया और उसके बाद जब ज़ियाउल हक का क्रैश हुआ, तो उसमें कोई 10 इयर्स गैप है। आपको 9 इयर्स गैप तो नजर आ रहा है ना, फ्रॉम 1979 टू 1988। तो प्रोबेबली जो आपकी जो फिल्म है वो प्रोबेबली 79 टू 88 के पीरियड पे रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट मैम। बट आपका ये बिल्कुल वैलिड बात है, एक तरह से आप कनेक्शन ड्रॉ कर रही हैं, बट फिर मूवी में भी आई फील आपको वही टाइम दिखाना चाहिए या इवन क्लोज टू दैट टाइम दिखाना चाहिए। अगर हम मूवी का कॉन्सेप्ट देखें ना, तो जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर रहे हैं ना, इट्स वेरी एडवांस। इस मूवी को बहुत एडवांस दिखाया हुआ है कि दे बेसिकली हैव माइक्रोचिप्स जिससे वो शक्लें चेंज कर लेते हैं अपनी। तो जो टेक्नोलॉजी वो बहुत एडवांस दिखाई गई है, और ये ही टाइम पीरियड दिखाया हुआ है अराउंड 2013-14 जब निकाली है मूवी। अब अगर वी गो चले थोड़ा पीछे चले जाते हैं, यू सेड मूवी बन रही है, लेट्स गो टू 2011। सामा बिन लादेन वाली कंट्रोवर्सी हुई पेशावर में, ही वाज फाउंड, पूरी दुनिया में फैला दिया कि पाकिस्तान में छुपाया हुआ था सामा बिन लादेन को। आई फील अगर उस टाइम पे ऑब्वियसली उनके माइंड में यही था एक कॉन्सेप्ट हमारे बारे में कि हाँ हमने पाकिस्तान में घुस के अटैक किया, उसामा बिन लादेन को मार दिया, राइट। और दुनिया में उन्होंने एक नैरेटिव उसके बाद ऑब्वियसली बेचना था या दिखाना था कि पाकिस्तान में क्या हालात है टेररिज्म के, और उन्होंने अपनी तरफ से दिखा दिया कि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। एंड
यही कि प्रेसिडेंट को ही मार दिए और वॉरहेड भी सारा कुछ वो कब्जा हुआ हुआ है। आप जो बात कर रही हो बिल्कुल सही। आई फील, ये मेरा ओपिनियन है मैम, कि आई थिंक उन्होंने किसी टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ। इट्स बेसिकली जस्ट कि हमारी एक गलत नैरेटिव देने के लिए, गलत इमेज देने के लिए ये मूवी में ये सीन डाले हुए हैं। एंड आई यू टॉक्ड अबाउट मी अस बीइंग फिल्म मेकर्स। मैम एज फिल्म मेकर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी कंट्री या किसी चीज को बनाएं तो वी मेक श्योर कि जो लोग हैं वहाँ के, उनके सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो, हमारे फैक्ट्स करेक्ट हो, हमारी चीजें ऐसी ना होगे कि कोई बंदा आगे से देख के उसको उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो। इस मूवी को अगर हम देखें तो इवन दिस मूवी वाज, ये रिलीज हुई थी इसका पिछला पार्ट पाकिस्तान में, वाज वेरी वेल रिसीव्ड। तो ये एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी है, ड्वेन जॉनसन की मूवी है। तो और इस मूवी को दुनिया भर में देखा जाता है एंड ओके। पाकिस्तान में देखा गया था, बहुत पसंद किया गया था। पर इवन दो उसके बावजूद दूसरा पार्ट जब हम देखते हैं तो किसी भी पाकिस्तानी को देख के अच्छा नहीं लगेगा कि कोई दूसरा कंट्री हमारी इस तरह की इमेज दिखाए। एंड आई पर्सनली डोंट फील कि वो किसी टाइम को रिफ्लेक्ट करें। आई जस्ट थिंक वो सामा बिन लादेन वाला टाइम पीरियड, it was 2011, उस टाइम पे उन्होंने ये मूवी बनाई एंड उसने एक मूवी में उन्होंने उठा के वो चीज डाल दी और एक अपनी तरफ से एक गंदा नैरेटिव दे दिया कि वहाँ ये हालात होंगे। एंड इंटरनेशनली अगर वो मूवी देखी गई होगी तो हर बंदे ने यही सोचा होगा कि यार पाकिस्तान तो ये टेररिस्ट स्टेट है और ये, एंड वो मूवी का पूरा पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द मूवी, राइट। एक छोटा सा सब प्लॉट है मूवी में। पर ये अगर हम चीजों को देखें कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो रह जाती हैं, कॉन्शियस माइंड में भी रह जाती हैं कि पाकिस्तान की जो इमेज लोगों के दिमाग में आई होगी वो ये आई है कि बड़ा वीक और पाकिस्तान का स्टेट है, टेररिज्म वाला स्टेट है। हाँ, दैट्स माय। देखें, आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते ना। बिकॉज पाकिस्तान हैज सीन अ लॉट ऑफ टेररिज्म सिंस द स्टार्ट ऑफ अफगान वॉर। लेकिन जब ज़ियाउल हक का पीरियड था उसमें टेररिज्म जो था वो और तरह का था। लेकिन न्यू मिलेनियम टेररिज्म तो बहुत बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो ज़ियाउल हक का पीरियड था उसमें भी आपको नजर आता था किसी ने कहीं बॉम्ब छोड़ दिया, किसी ने बोरे में लाश डाल के छोड़ दी। ज़ियाउल हक के पीरियड में इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन जो न्यू मिलेनियम टेररिज्म है, जब आपकी इमेज ही यही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो नेचुरली दैट वुड शो कि आप जो हैं यू आर वीक, आप टेररिज्म नहीं कंट्रोल कर पा रहे, राइट। तो वो वीकनेस और फिर उस वीकनेस को कंबाइन करना कि यू आर अ न्यूक्लियर पावर। देखें, एक तरफ आप पावर हैं और एट द सेम टाइम यू आर वीक, न्यूक्लियर पावर विद लॉट्स ऑफ टेररिज्म। तो आपका जो है वो आपकी आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों एक ही जगह पे मौजूद है ना। तो हम आपकी फिल्म, आप खुद ये कह रहे हैं कि आपकी फिल्म जो है वो दोनों चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रही है। फिल्म इज सेइंग कि यू आर ए न्यूक्लियर पावर, फिल्म इज आल्सो सेइंग कि यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ टेररिज्म। अच्छा, आपने ये जो दूसरा पॉइंट मेंशन किया था कि ये फेस चेंज करने वाला, तो ये यस मैम। 1997 की फिल्म का मैंने आपके सामने खोला हुआ है सीन। ये फेस ऑफ फिल्म थी 1997 में। ये आई थिंक के प्रॉब्ली हॉलीवुड फर्स्ट फिल्म थी जिसमें आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसको ये वाला एनिमी जो है उसको अपना फेस दे देता है और प्रोटैगनिस्ट जो है वो इसका फेस ले लेता है। तो जो इसकी बीवी है ये आपको नजर आ रहा है। तो मेन आपकी फिल्म में ये वाइफ एंड देन यू सी के दी हस्बैंड। तो ये आपको मैंने दोनों कैरेक्टर दिखा दिए। ओरिजिनली ये प्रोटैगनिस्ट है और ओके। ये जो आपको एंटेगनिस्ट नजर आया था, एंटेगनिस्ट जो है वो अपना फेस जो है वो प्रोटैगनिस्ट को दे देता है ये आपका, और फिर इसके घर में एंटर हो जाता है। तो जो वाइफ है वो भी नहीं पहचानती कि जो आपका जो कि एंटेगनिस्ट हैज एंटर्ड देयर हाउस, यू नो। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट, ये आपका एंटेगनिस्ट नजर आ रहा है, लेकिन पूरी यस मैम। फिल्म में के एंटेगनिस्ट जो है वो प्रोटैगनिस्ट का फेस ले लेता है और अपना फेस उसको दे देता है। मैम कैसे लेते हैं? does he wear a वो mask या आपको किसी आपको फिल्म टेक्नोलॉजी? देख, नहीं मास्क नहीं है वो, उसका ऑपरेट करते हैं आई थिंक, ओके। फेस करने के लिए। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फिल्म का नाम ही है फेस ऑफ।
लेकिन बच्चे का एक बाप और बेटे के दरमियान ना बच्चे के बीच में एक जेस्चर होता है, और जब एंटेगनिस्ट इनके घर में एंटर होता है विद फादर्स फेस, तो बच्चे को वो क्रॉस करता है एंड विदाउट गिविंग हिम दैट पर्टिकुलर जेस्चर जो बेटे और बाप के दरमियान में कॉमन होता है, तो द किड एक्चुअली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हिम एज हिज फादर। और फिर आपका ये जो अपेरेंटली एंटेगनिस्ट है, तो एंटेगनिस्ट जब घर में एंटर होता है और बच्चे को के पास से गुजरते हुए बच्चे के फेस के ऊपर हाथ फेरता है, तो द किड instantly recognizes him as his father, right? So you can see कि वाइफ बड़ी ऑड सिचुएशन है कि वाइफ डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम लेकिन द किड रिकॉग्नाइजेस हिम। तो बेसिकली मैं आपसे सिंपली यही कह रही थी, तो आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से, ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसके बारे में सारी दुनिया में लिटरेचर अपीयर होता है, वो टेक्नोलॉजी की डिलीशन किस वक्त कौन कंट्री किस वक्त किसको डिलीट, डिलीशन इज अ प्रोसेस जिसमें कंट्रीज ऑब्जेक्शन भी करती हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर नहीं कर रहे। So that is why they remain. Ma'am, don't you feel कि अमेरिकन जो फिल्म मेकर्स हैं, they need to start taking responsibility in terms of कि वो दूसरे कंट्रीज के बारे में क्या मूवीज में दिखा रहे हैं। उनका जिस दिल करता है उस कंट्री को उठा के दिखा देते हैं कि हमने इस पे कब्जा कर लिए, उसमें फलां चीज होगी है। लाइक जस्ट ये भी दिखाना कि आप एक दूसरे कंट्री को इस तरह इन्वेड कर रहे हो या उसमें घुस रहे हो, ये चीजें दिखाने में भी थोड़ा आपको आई फील ध्यान करना चाहिए about what you're showing to the audience, वो देखिए इतनी वो ज्यादा लोग देखते हैं। हाँ, वो एक अलग चीज है ना कि अब हमारा सेंसरशिप लॉ जो है, हमारा सेंसरशिप लॉ तो आपके ही पेपर में मैंने वो सेंसरशिप क्लॉज खोली हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जी आप फ्रेंडली स्टेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? उमर शरीफ जो है पाकिस्तानी एक्टर, वो पहले वो आपको पता ही है कि थिएटर एक्टर था, थिएटर के बाद उसने फिल्म भी ट्राई की काफी सारी, लाइक फ्रॉम स्टेज टू स्क्रीन, उसने काफी अटेम्प्ट की। तो उमर शरीफ जो है वो तो सारी दुनिया के ऊपर जोक्स करता था, किसी भी कंट्री पे करता था, लेकिन आपका जो मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस है वो आपको रोकता है फ्रॉम कमेंटिंग ऑन फ्रेंडली स्टेट, और सेंसर बोर्ड तो उसको रिमूव भी कर देता है। सो बेसिकली व्हाट आई मीन कि अमेरिका के पास या हॉलीवुड के पास भी मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का की गाइडलाइंस या रूल्स तो मौजूद है ना। क्यों पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड में और एमपीए में फर्क ये है कि हमारा जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है वो फिल्म मेकर्स ने खुद बनाई थी बिफोर की गवर्नमेंट फॉर्म करती, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, ऑर्डिनेंस बना दिया, तो फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी करेगी, राइट? तो इन्होंने एसोसिएशन खुद फॉर्म कर ली थी ताकि कंटेंट पे इनकी ग्रिप रहे फिल्म मेकर्स की। तो पाकिस्तान पे तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कंटेंट। एनीवे व्हाट आई मीन कि जो जितने पॉइंट्स नए पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, अगर आप चाहें एंड इफ यू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस सेम फिल्म, तो यू कैन थिंक अबाउट दीज न्यू पॉइंट्स, और एज पर नीड आप उसको अमेंड भी कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने कोई सब प्लॉट मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, तो आई थिंक कि अगर आपको जरूरत महसूस हो तो सब प्लॉट के हवाले से भी कोई पॉलिटिकल एंड मैम यही सब प्लॉट्स के तौर पे यूज की गई हैं चीजें। The main plot of the movie is something else, पर बीच में just to like push this narrative, I feel सब प्लॉट में ना इन चीजों को यूज किया हुआ है। That's what I'm trying to say. हाँ ठीक है, आपके सब प्लॉट में आपके प्रोटैगनिस्ट के अलावा कैरेक्टर्स होंगे ना, प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के सब प्लॉट्स में और कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, छोटे मोटे और थीम्स आ रहे होंगे कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं इस कंट्री की, राइट? तो बस आई थिंक इट वाज वेरी नाइस कि आपने उसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लिंक किया। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि सिचुएशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मुझे ये लगा आपकी सारी कॉन्वर्सेशन से कि इट इज on 1978 time period,
जिसके बाद वो जिया का क्रैश भी हुआ एंड ही डाइड, राइट? और एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान डिड नॉट हैव 160 न्यूक्लियर वॉरफेयर्स, ठीक है? जब पाकिस्तान के पास कम था, मुझे ये लगा कि शायद डिफरेंट कंट्रीज वर थिंकिंग कि पाकिस्तान से इसको विड्रॉ कर लिया जाए, राइट? तो प्रोबेबली फिल्म इज रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक कि इसके ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस पर भी लिटरेचर मौजूद होगा, बट डू व्हाट यू कैन इजीली डू, राइट? ओके, थैंक यू। आई थिंक ओवरऑल डिस्कशन आपने उसको स्टार्ट जरा लो पेस किया था, लेकिन इट डेवलप्ड इनटू अ वेरी गुड डिस्कशन। श्योर मैम, थैंक यू। जी बताइए। ये मैम मेनली जो है बोल फिल्म है, उसके ऊपर मैंने ये सारी अपनी वो बनाया हुआ है मिड टर्म। इसके अंदर कैरेक्टर्स एक टिपिकल फैमिली दिखाई है, एक मौलवी की, और उसकी काफी ज्यादा बेटियां होती हैं, और साथ में एक जो है उसके घर ट्रांसजेंडर जो है वो पैदा हो जाता है, तो उसको बेटे का बहुत ज्यादा जो है ख्वाहिश वगैरह होती है। तो लाइक ये उस टॉपिक के ऊपर है। आई होप आपने फिल्म देखी होगी। जी जी। तो मेन चीज मैम इसके अंदर ये थी कि उसका बाप जो है वो कुरान मजीद से जो है ना वो दिखाया गया है कि कुछ जो है ना वो रीडिंग्स जो है वो उठा के तो अपने बेटे का जो है ना वो मर्डर वगैरह जो है ना कमिट कर देता है। इस चीज के ऊपर है, और सारा जो है वो इस चीज के इर्द गिर्द पूरी जो फिल्म है वो घूम रही है कि ट्रांसजेंडर को किस तरह से जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो रिसीव किया जाता है। तो इसके ऊपर मैम अगर देखा जाए तो मैंने कुछ चीजें जो है वो रिसर्च वगैरह इसके अंदर आगे ऐड वगैरह की हुई हैं। तो उसके अंदर मैम मैंने ऐड किया था कि अलहमरा के अंदर काफी ज्यादा जो है स्टेज शोज वगैरह होते हैं। तो एक टाइम तक स्टार्टिंग के अंदर लाइक अर्ली 2000 के अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर्स जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जाती थी एज अ कह लें कि ऐसा प्लेयर के तौर के ऊपर जो है इस्तेमाल किया जाता था कि लाइक डांस वगैरह हो गया या कोई गर्लिश थिंग्स होगी, उसके लिए जो है ट्रांसजेंडर को प्रॉपर रिप्रेजेंट किया जाता था। और उसके अंदर कोई अलहमरा के अंदर भी कोई इशू वगैरह नहीं था। अर्ली 2000s के अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर्स का जो है थोड़ा बहुत जो है वो पार्ट वगैरह डाला जाता था, लाइक जो स्टेज शोज वगैरह होते थे या थिएटर्स वगैरह जो परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन उसके बाद जब मुशर्रफ का दौर आया और उसके बाद से हमने देखा कि लाइक उनको एज अ पॉजिटिव वे तो नहीं स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता था, लेकिन ये है कि मुशर्रफ के दौर के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन ही बिल्कुल खत्म हो गई कि लाइक जॉब्स वगैरह के अंदर काइंड ऑफ आप कह सकती हैं कि वहां से भी उनको जो है वो निकाल दिया गया। लाइक निकाला नहीं मतलब कि ये है कि उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया सोसाइटी के थ्रू भी और ना ही गवर्नमेंट के थ्रू। तो उस चीज के बारे में जो है वो अंदर मैंने काफी इसके अंदर लिखी हुई है। जो ट्रांसजेंडर्स के टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर वो भी 500,000 जो है वो लाइक बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन है, लेकिन उस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और लॉज वगैरह इनके पास पहले से ही मौजूद थे काफी। लाइक एक ये कह लें कि आप इनके पास आईडी कार्ड का ये चीज नहीं थी कि लाइक आइडेंटिटी इनकी नहीं थी कोई, क्योंकि पाकिस्तान को काफी टाइम लगा इनकी आइडेंटिटी भी डिफाइन करने के अंदर, क्योंकि सोसाइटी ने उस तरह से इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो हमने मैंने आगे जो है वो काफी इस चीज के अंदर ये भी लिखा है कि जब स्टेज शोज वगैरह होते थे उसके अंदर जो रिमार्क्स इनके बारे में वालदैन अपने बच्चों के साथ बैठ के या टीवी के ऊपर जो स्टेज शोज आते थे उनके ऊपर देते थे, या इशारों के ऊपर ये जब मांग रहे होते थे तो इनके बारे में जो वो एक वालदैन के थ्रू जो है लाइक सोसाइटी के जो बड़े थे उनके थ्रू जो एक ओपिनियन मेक किया गया कि ये तो मतलब कि एक सेक्सुअल फिगर है काइंड ऑफ, इस तरह की एक चीज जो है वो बना के जो है सोसाइटी ने दिखाया। और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने भी लास्ट 20 ईयर्स के अंदर कोई भी इनके लिए कोई बहुत बड़ी जो है वो कोई कैंपेन वगैरह या इस तरह की चीज वगैरह स्टार्ट नहीं की। और इवन के अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जगह के ऊपर जो है वो स्टेज शोज वगैरह होते रहे जिसके अंदर मेल्स को जो है ट्रांसजेंडर्स बना के, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को तो बिल्कुल ही वहां से जो है वो रिमूव कर दिया गया, तो मेल्स ने उनकी जगह ले ली और उनको भी इस तरह के रोल्स दिए गए कि क्या कहते हैं कि इस तरह के उनको रोल्स दिए कि जो सोसाइटी
के अंदर जो है एज अ प्लेयर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो बोल फिल्म जो है वो शोएब मंसूर की फिल्म के अंदर एक प्रॉपर जो है, वाहिद मैंने एक चीज देखी कि एक पूरी स्टोरी का जो प्लॉट है वो एक ट्रांसजेंडर बच्चे के गिर्द जो है वो प्रॉपर घूम रहा है, और उसके अंदर जो है सारी सोसाइटी का जो वो एक आउटपुट है, या सोसाइटी किस तरह से एक ट्रांसजेंडर बच्चे को देखती है और किस तरह से वो एक्सेप्ट नहीं करती, उसके बारे में सारी जो है ये मिड-टर्म जो है वो मैंने लिखा हुआ है। ओके, हैव यू फिनिश्ड या कुछ और है? यस मैम। ऑलराइट। नहीं मैम, बाकी डिटेल्स वगैरह हैं अगर मेरे पास। जी, ऑलराइट। आपने प्रोबेबली नोटिस किया हो कि हमने लास्ट वीक 2 दफा प्रेजेंटेशंस ली थी, और उन प्रेजेंटेशंस में एटलीस्ट देयर वर 2 presentations on the transgender character in Bold. So I was wondering कि आपकी प्रेजेंटेशन उन दोनों से कैसे फर्क होगी। उनमें से जो 2 प्रेजेंटेशंस लास्ट वीक थी, उनमें से एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन थी और एक खासी आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन थी। सो आई वुड से कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रही थी कि आप फर्दर जो डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंस क्या होगी, बट आई एम हैप्पी कि आपने बोल को सिर्फ एक माइनर रेफरेंस के तौर पे मेंशन किया और थिएटर वाला जो पार्ट है वो आपने उसमें ऐड किया, और बाकी जो बोल जो आपके ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशंस हैं या सेक्सुअलाइजेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन है कि हमारा मीडिया जो है उनको ऑब्जेक्टिफाई करता है और सेक्सुअलाइज करता है, यानी उनके Yes, ma'am. दूसरी क्वालिटीज को हाईलाइट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छे पॉइंट्स थे, और ये वो पॉइंट्स थे जो आपकी प्रेजेंटेशन को बाकी दोनों प्रेजेंटेशन से डिफरेंशिएट भी कर रहे थे। जो आपने मेंशन किया फॉर इंस्टेंस कि अलहमरा में थिएटर हुआ करता था, वो मेरा ख्याल है कि अगर आपने हसन शाह शराबील का अगर नाम सुना है, ठीक है, तो वो वारिद टेलीकॉम के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्शंस थी। वारिद ने उसको कई साल स्पॉन्सर किया, शायद 4-5 साल स्पॉन्सर किया। तो उसी दौरान उसकी एक प्रोडक्शन थी जिसका नाम गालबन था ही यूनिक, और उसमें आई रिमेम्बर कि शायद इस तरह के कैरेक्टर्स थे जिनको उसने बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्शन उसको डिक्लेयर करना और उसको एक्नॉलेज करना एज अ पर्सन, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर को एज पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे ना। मतलब आपने खुद मेंशन Yes, किया ma'am. कि इनकी प्रॉब्लम्स थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि इनको आईडी कार्ड्स नहीं इशू होते थे, एंड ग्रेजुअली जो है वो सिचुएशन इम्प्रूव हुई। हमारा एक स्टूडेंट ही था, जर्नलिज्म का था, आई थिंक टीएफटी में से नहीं था, तो उसने जोधा अकबर को लेके एक खासी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी ऑन ट्रांसजेंडर्स, और वो प्रेजेंटेशन सिर्फ ट्रांसजेंडर पे थी, जोधा अकबर फिल्म पे नहीं थी, लेकिन जोधा अकबर में ट्रांसजेंडर के सीन्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो एक्चुअली कंपैरिजन उसका ये था कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जमाने में, यानी अबाउट 500 years ago, जो ट्रांसजेंडर है वो बहुत रिस्पेक्टेबल उसमें रहता था। आपको जो ख्वाजा सरा का कॉन्सेप्ट है विद इन पैलेसेस एक्सेट्रा, तो आपको पता है कि ये जो हैं इनको दरबारों में या पैलेस के अंदर इनकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हुआ करती थी। तो वो जाहिर है कि जब किंगडम्स खत्म हो गई तो जो उनका ख्वाजा सरा का जो स्टेटस था वो भी खत्म हो गया, और आज के दौर में आपको ये सिर्फ सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। ग्रेजुअली थोड़ा इवन कि इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है कि लाइक हिस्ट्री के अंदर ये वॉर्स के अंदर एज अ वॉरियर्स भी जो है वो फाइट किया करते थे। जी जी, और जब इनकी ख्वाजा सरा की हैसियत से इनको क्वींस या प्रिंसेसेस के साथ लगाया जाता था तो वो इनकी प्रोटेक्शन के जिम्मेदार भी होते थे ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप उनका जो वॉरियर वाला एलिमेंट है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेंथ तो इनके पास विमेन से ज्यादा होगी ना। अगर मेल को हम फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हैं और फीमेल को वीकेस्ट समझते हैं, तो ट्रांसजेंडर जो है उसके अंदर वो एक मस्कुलर या स्ट्रेंथ तो उसके अंदर होनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि यू कैन थिंक अबाउट दीज थिंग्स और उसको फर्दर देख भी सकते हैं।
रिप्रेजेंटेशन जो आपकी फिल्म के है उसको अगर आप थिएटर वाले से जो कैरेक्टर्स थे फॉर इंस्टेंस शाशा रबील की प्रोडक्शंस में, तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो देयर इज नो हार्म इन मेंशनिंग इट। और यू वुड नो, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ड्यूरिंग जीसस टाइम, उस जीसस से पहले या उस पीरियड में जब मतलब लगभग 2000 इयर्स अगो अगर आप बात करें तो ट्रांसजेंडर्स को उठा के लेपर्स कॉलोनी में फेंक दिया जाता था। और लेप्रेसी का क्योंकि उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं थी तो फिर यू कैन सी कि वो इतनी इन्फेक्शियस डिजीज है कि ट्रांसजेंडर जो है जब उसको आप फेंकते थे, या बेसिकली ट्रांसजेंडर्स को तो नहीं, होमोसेक्सुअल्स को फेंका जाता था लेपर्स कॉलोनी में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर वो उनका सर्वाइवल इन्फेक्शन की वजह से कितना मुश्किल होता था या उनकी बाकी की लाइफ कितनी बुरी होती थी। तो इट वुड बी नाइस टू सी कि ट्रांसजेंडर को आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी अगर फ्यूचर में कर सकें कि Yes. इनके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। ठीक है, Yes, I'm sure. ओके, थैंक यू। आई थिंक इट वाज गुड कि आपने यू ट्राइड वाइंडिंग अप दिस पार्ट, और आई थिंक इट्स गुड कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, थैंक यू, टेक केयर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।